What's up everyone, this is Shahbaz and I welcome you all to Grasp NCERT. In this video, we will be covering the timeline of Mahajanpada period. So without wasting any time, let's get started. Now, as we have seen in our previous videos, कि आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी 1000 BC में. इसी वजह से लेटर वैदिक फेज में जो इकोनॉमी है वो पेस्टोरल से एग्रीकल्चरल बन गई और लैंड बन गई इकोनॉमिकल यूनिट. तो 1000 BCE के बाद से लेकर 600 BCE तक जो आयरन स्किल वर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे आयरन टूल्स बनने लगे जिससे हम लैंड को ज़्यादा गहराई तक टील कर सकते हैं. अब ये सीरीज़ याद रखिएगा कि जब भी लैंड को ज़्यादा टील करेंगे मींस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी. जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा तो वहाँ पे ट्रेड होगी. जब ट्रेड होगी तो वहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा और जब टैक्स लगाया जाएगा तो जो स्टेट होगी, जो सरकार होगी वो अमीर हो जाएगी. सरकार जब अमीर हो जाएगी तो सरकार के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी और सरकार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मींस स्टेट विल बिकम रिच एंड मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर इम्पैक्ट विल बी देयर ऑफ द स्टेट ऑन द लैंड. तो 600 BCE से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई भी मेजर स्टेट नहीं थी. बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आयरन और जो सीरीज मैंने आपको बताई उस वजह से इस फेज को फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टेट कहते हैं. नाउ फोकसिंग ऑन महाजनपदा. देखिए महाजनपदा बना है जनपदा प्लस महा से. जना, द वर्ड जना मीन्स पीपल एंड जनपद, जनपद मीन्स द टेरिटरी वेयर द पीपल सेटल्स, जहाँ पे लोग अब बसना शुरू हो जाएंगे वो कहलाएगा जनपदा. एंड महा ऑफ कोर्स मीन्स बड़ा. तो ऐसी बड़ी लैंड जहाँ पे लोग बसेंगे बड़ी क्वांटिटी में तो वो होगा महाजनपदा. और मैं आपको बताता चलूँ कि अर्ली हिस्टोरिक फेज में हमारे पास 16 महाजनपदास थे, तो इसीलिए इस फेज को मेनली महाजनपदा पीरियड कहा जाता है. हालांकि इसमें और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं लेकिन वो हम आगे सीरीज में देख लेंगे. तो क्योंकि अब लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उन्हें एक जगह सेटल होना ज़रूरी है और सेटलमेंट के साथ क्योंकि एग्रीकल्चरल सरप्लस है तो ट्रेड होगी, ट्रेड से टैक्स निकलेगा और स्टेट फॉर्मेशन ईजी हो जाएगी. एज आई हैव टोल्ड यू कि अर्ली हिस्ट्री में 16 महाजनपदास देखने को मिलते हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सब याद करने की ज़रूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा. ओके, इंपॉर्टेंटली जो 16 महाजनपदास थे उनमें से कुछ महाजनपदास मोनार्कियल थे मींस वहाँ पे एक मोनार्क रूल करता था. तानाशाह मींस हम कह सकते हैं, या फिर पावर सिंगुलर बंदे के हाथ में थी मींस सिर्फ एक राजा होता था. और कुछ महाजनपदा ऐसे थे जो नॉन मोनार्कियल थे या फिर वहाँ पे रिपब्लिक होता था. और ऐसे महाजनपदास को जो नॉन मोनार्कियल थे उन्हें गणा या संघा कहा जाता था, जहाँ पे के ओलिगैर्चीज रूल करती थी, यानी एक ग्रुप ऑफ मेन पावर शेयर करते थे और उन सभी को कलेक्टिवली राजा कहा जाता था. बट मोस्टली ज़्यादा पावरफुल मोनार्कियल महाजनपदा थे. नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स. मोनार्कियल महाजनपदास में अंगा, मगध, काशी, कोशाला, वत्सा और चेडी जैसे कुछ, और अवंती खासकर गांधारा भी था. और जो रिपब्लिकन स्टेट्स थी उसमें वज्जी, मल्ला, कुरु, पांचाल इस तरह के महाजनपदास थे. नाउ जैसे ही 6th सेंचुरी BC स्टार्ट हुई वैसे ही लैंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक स्ट्रगल चली फॉर द सुप्रीमेसी ओवर लैंड बिटवीन 16 महाजनपदास. लेकिन उन 16 महाजनपदास में से 4 महाजनपदास ऐसे थे जो मोस्ट पावरफुल थे और उनके बीच ये स्ट्रगल ज़्यादा हार्शली चलता रहा. उनके नाम थे मगध, कोशाला, वत्सा और अवंती. और इन सब की कन्फ्रंटेशंस में लास्ट में जीत हुई मगध की. लेट मी टेल यू कि मगध वाज बेस्ड इन प्रेजेंट डे बिहार एरिया. बिहार का पटना वाला एरिया, वहाँ पे इसकी कैपिटल होती थी पाटलिपुत्र. इनिशियली कैपिटल वाज एट राजगीर, देन दे शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना. तो बिहार का जो एरिया है मेनली झारखंड के आसपास वाला, वहाँ पे मगध की इस्टेब्लिशमेंट हुई. नाउ मगध के जीतने में काफ़ी सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स का भी रोल रहा है. साथ ही इनके कुछ जो रूलर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में बिलीव रखने वाले रूलर्स थे. लेट मी टेल यू कि मगध फॉर्चुनेटली सिचुएटेड था झारखंड की आयरन ओर्स के काफ़ी नज़दीक. तो जाहिर सी बात है
वहाँ से इनको आयरन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था औजार वगैरह बनाने के लिए। अदर देन दैट इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी क्योंकि इनकी आर्मी में बहुत सारे एलिफेंट्स थे जो मगध के ही जंगलों से मिल जाते थे। उसके अलावा यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होता था क्योंकि गैंगेटिक वैली हम जानते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, जिससे इनके पास टैक्स ज़्यादा मात्रा में आता था, तो ये अमीर थे, तो ये अपनी मिलिट्री को हमेशा टाइम पे सैलरी दे सकते थे। ओके, तो हमने देखा कि 6th सेंचुरी BCE के बाद राइज ऑफ अर्ली स्टेट्स शुरू हुआ जिन्हें महाजनपदा कहा जाने लगा। 16 मेजर थे, जिनमें से 4 ऐसे थे जिनमें स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी हुई, जिनमें से मगध जीत गया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। नाउ जब मगध की फॉर्मेशन हुई तो वहाँ पे कुछ डायनेस्टीज ने रूल किया। उन डायनेस्टीज की टाइमलाइन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। नाउ आपको ये सीरीज में याद रखना है कि सबसे पहले फॉर्मेशन हुई हर्यांका डायनेस्टी की, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी की, फिर आई नंदा डायनेस्टी, और उसके बाद इन सब को ओवर पावर करते हुए आई हमारी मौर्य डायनेस्टी विच वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन डायनेस्टी को हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इस वीडियो में कंसंट्रेट करेंगे इन 3 डायनेस्टीज पे। ओके, हर्यांका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार, जिनका रूल है 544 BCE से 492 BCE तक। एंड लेट मी टेल यू इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बिंबिसार, ही वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतमा बुद्धा। मीन्स ये गौतमा बुद्धा के टाइम के रूलर थे। एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो वहां पे आप अजात शत्रु मत टिक करके आइएगा। अदर देन दैट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बिंबिसार ये है कि इन्हें सेनिया भी कहा जाता था। ओके, सेनिया। And Bimbisar, he was the first Indian king to have a regular standing army. साथ ही इन्होंने अंगा नाम के महाजनपदा को कॉन्कर भी किया था। और जब अवंती के किंग प्रद्योता को जॉइंडिस हुआ तो बिंबिसार ने अपना रॉयल फिजिशियन जीवक को उज्जैन यानी अवंती की कैपिटल में भेजा उनकी देखरेख के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बिंबिसार के लिए। फिर उसके बाद आते हैं बिंबिसार के बेटे अजात शत्रु। इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि अजात शत्रु ने खुद अपने वालिद का, अपने फादर का कत्ल करके उनको स्वर्ग भेज के खुद उनकी गद्दी पे बैठ गए। वजह यह थी कि अजात शत्रु की खुन्नस थी कुछ उनके चाचा के साथ, लेकिन बिंबिसार अपने भाई की सपोर्ट में थे, तो अजात शत्रु ने बापू को ही ठिकाने पे लगा दिया। अजात शत्रु के टाइम पे काशी और वैशाली भी मगध का पार्ट बन गए, तो एक्सपेंशन हम देखेंगे हर एक किंग के केस में। फिर आते हैं अजात शत्रु के बेटे उदयन, जिन्होंने रूल किया 460 BC से 440 BCE तक। उदयन में इंपॉर्टेंट यह था कि इन्होंने पाटलिपुत्रा सिटी की फाउंडेशन रखी और कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना इन बिहार। उदयन के बाद जो उनके सक्सेसर्स थे वो वीक रूलर्स थे, इसीलिए उनका रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो लास्ट रूलर हैं हर्यांका डायनेस्टी का, उनका नाम था नागदशक, और नागदशक को ओवरथ्रो करने के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई, जिनके पहले रूलर थे शिशुनाग। ऐसा माना जाता है कि नागदशक वाज अनवर्थी टू रूल, तो जो लोग थे दे गॉट डिस्गस्टेड फ्रॉम द किंग एंड इलेक्टेड शिशुनाग एज देयर किंग, जो कि नागदशक का ही प्राइम मिनिस्टर था। ऑफ कोर्स डायरेक्टली लोगों ने अपॉइंट नहीं किया होगा, वहां पे एक रिवॉल्ट हुआ होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रिपब्लिकन तो नहीं थे। शिशुनाग की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने जो अवंती की प्रद्योता डायनेस्टी थी उसको ओवर पावर करके अवंती को भी अपने अंदर मिला लिया, यानी ये पावरफुल जो अवंती थी अब ये भी मगध का पार्ट हो गई। फिर शिशुनाग को सक्सीड किया कालाशोक ने। ये बात याद रखिएगा, इन्हें काका वर्णा भी कहा जाता है। साथ ही कालाशोका की रीन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन की थी इन 383 BC इन वैशाली। उसके बाद कालाशोका के बेटे नंदीवर्धन ने कुछ टाइम रूल किया, उसके बाद उनके बेटे महानंदिन ने कुछ टाइम रूल किया। अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशन इसके बाद कमाल ये हुआ कि महानंदिन की एक इलेजिटिमेट संतान थी फ्रॉम अ शूद्रा वुमेन, यानी बिना शादी के एक बच्चा था फ्रॉम अ शूद्रा वुमेन जिसका नाम था महापद्मा, और इसी महापद्मानंदा ने नंदा डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी अपने बाप की पावर को छीन के। ओके, बट ही वॉज एन इलेजिटिमेट सन, तो हम इसे अलग से डायनेस्टी का नाम देते हैं, और ऑफ कोर्स ये लोग अलग ही रहते थे एक दूसरे से ये दोनों, तो ये डायनेस्टी का नाम भी अलग अलग पड़ा। एंड महापद्मानंदा वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट महापद्मानंदा इज कि इन्हें सर्वक्षत्रंतक भी कहते हैं। सर्वक्षत्रंतक मीन्स अपरूटर ऑफ ऑल द क्षत्रियाज। ऑफ कोर्स ये खुद
शूद्र से थे, तो इन्हें क्षत्रियों से वैसे भी खुन्नस थी अपने बाप की वजह से। तो ही इज ऑल्सो नोन एज अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियाज, क्योंकि इन्होंने सब क्षत्रियाज को सबक सिखाया था, यानी सब रूलिंग डायनेस्टीज को सबक सिखाया जो शिशुनाग के टाइम से रूल कर रही थी। एंड महापद्मा इज ऑल्सो नोन एज उग्रसेन, मीन्स ऑनर ऑफ अ ह्यूज आर्मी, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द पाली टेक्स्ट्स। एंड अगेन महापद्मानंदा इज ऑल्सो नोन एज एकरत, मीन्स द सोल मोनार्क, यानी अकेला अजीम बादशाह। और इन्हें अक्सर डिस्क्राइब किया जाता है द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो महापद्मानंदा यानी उग्रसेन, इनके 8 बेटे थे और 8 बेटों ने सक्सेसिवली कंसेक्टिवली रूल किया, और जो 8वें बेटे थे उनका नाम था धनानंद। और ये वही रूलर हैं जिनके टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्वेजन किया था। हालांकि अलेक्जेंडर की आर्मी का इनकी आर्मी के साथ आमना सामना नहीं हुआ, बट कंटेम्प्रेरी थे ये दोनों एक दूसरे के। ओके, धनानंद काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन इन्हीं धनानंद को ओवरथ्रो किया मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य ने इन 321 BC बाय द हेल्प ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर चाणक्य। लेट मी मेक यू नो गाइज के जो ये वाला पीरियड है, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो महाजनपदा पीरियड कहलाएगा ये पीरियड, लेकिन इसके कुछ अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी इस पीरियड में हुए हैं जिनका पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में हम उन्हीं फॉरेन इन्वेजन्स को और बुद्धा की एज और महावीर की एज को पढ़ेंगे बिफोर रीडिंग द मौर्यन डायनेस्टी। एंड अगेन वन थिंग कि आपको एग्जैक्ट डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीरीज़ याद रखनी है और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस याद रखने हैं अलग अलग रूलर्स के और जो मेजर इवेंट्स हुए हैं। So guys, that's all for this video. If you like the video, do like, comment and share, and don't forget to subscribe my channel Grasp NCERT. See you in the next video. Till then, keep watching, keep learning, and God bless you all.